हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस और दूसरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इन दोनों को देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले की एक बार और थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक जो आपको मैंने बता रखा है, तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग थर्मोडायनेमिक्स का अगर उसके कॉन्सेप्ट की बात किया जाए कि प्रोसेस वो क्या होते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था और उसका यूज करना सिखाया था। और उसमें जितने भी प्रोसेस होते थे तो उसमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए वर्क डन निकालना देखे थे और बाकी कुछ क्वेश्चन देखे थे। आप पिछले लेक्चर में आप देख जाकर जाएंगे तो आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में जैसा मैंने बोला कि आपको फ्री एक्सपेंशन के लिए बारे में बताएंगे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि मतलब जैसे दो पार्टीशन है और थर्मली इंसुलेटेड है या एडियाबेटिकली भी इंसुलेटेड कह सकते हैं। तो उसमें एक चैम्बर में कुछ गैस भरा हुआ है और एक में वैक्यूम है, मतलब कुछ नहीं है वहां पर। तो मतलब कुछ ऐसा होगा, जैसे ऐसा मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये और थर्मली इंसुलेटेड ये सब है। एक में मान लीजिए कोई गैस है और इसमें एक वैक्यूम है। तो हम अगर इस जो मूवेबल एक तरह का जो पार्टीशन है, अगर हम इसको हटाते हैं यहाँ से, या इसको जब वो करें, मतलब एनी हाउ, मतलब गैस को अलाउ करें कि इस वैक्यूम वाले में जाए, तो जब यहाँ पर गैस जब जाएगा यहाँ से, तो किसी के अगेंस्ट उसको काम नहीं करना है, काम तो होगा नहीं और कोई हीट भी गेन नहीं करेगा, सिंस ये थर्मली इंसुलेटेड है और एडियाबेटिकली भी इंसुलेटेड है। तो इसमें क्या होगा कि गैस अपना फ्रीली एक्सपैंड करेगा और जितना भी इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन कुछ ऐसा नहीं होगा, वर्क डन शून्य होगा और उसमें कोई हीट सप्लाई एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। मतलब एक्स्ट्रा तो क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है और एडियाबेटिकली भी है, तो कोई हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है और इसमें कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है। तो इसके चलते क्या होगा कि इसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा। तो इसका जो आप ये कह लीजिए कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। कोई की इंटरनल एनर्जी तब होता था ना जब कोई हीट गेन कर रहा है, कोई हीट लूज करे, तब उसमें हम चेंज, मतलब कि ओवरऑल इसके हीट का भी नहीं, ओवरऑल हीट वो कितना गेन कर रहा है ये था। मतलब हीट हम उसको देते हैं तो हीट देने के प्रोसेस में कुछ वर्क डन हो जाए तो ही और उसके बाद नेट जो बचे इंटरनल एनर्जी कहलाता था। तो यहाँ पर कोई ऐसा हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका इंटरनल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू आप कर सकते हैं कि शून्य होगा। तो जैसे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट। इसके अंदर आप इस बात को लेके जा सकते हैं कि जब भी फ्री एक्सपेंशन जैसा कोई बात होगा तो उसका कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो गैस तो बेचारा अपना जो वैक्यूम कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, तो केवल एक्सपैंड किया। तो इसके चलते उसके टेम्परेचर में ऐसा भी नहीं कि एक्सपैंड हुआ तो प्रेशर घट गया या कुछ इस तरह का हुआ। तो उसके चलते हम टेम्परेचर में कुछ रिलेशन लेकर देख लें कि प्रेशर कम हो रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब इस तरह का वैक्यूम अगर एक तरफ का होगा तब इस तरह का टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा। तो ये बात आपको समझ में आया बच्चों? अगर आया तो आ जाइए क्वेश्चन इसी पे देखते हैं फटाक से। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोज सिलेंडर cylindrical container of the volume V whose the wall is adiabatically, कोई हीट नहीं है। Initially at the a light adiabatic piston is divides the container in the two equal parts as shown in a figure। जैसा ऐसा है, in left part in n mole of an ideal gas with the adiabatic exponents gamma is filled at the temperature TA, T मान सकते हैं, TA का कोई मतलब नहीं होगा इस सबस्क्रिप्ट में, इस क्वेश्चन में आप टी कह सकते हैं उसको। इसको हटा देता हूं। And another part of the final of the there is a vacuum,
तो देखिए ये चीज यहाँ से ऐसा बोला ना, देयर इज अ वैक्यूम, if the piston is released the gas is the filled hold the container uniformly. So find the final pressure and the temperature of the gas. Now if the piston is slowly displaced externally back to its initial position, find the final pressure and temperature. तो दो केस में अलग अलग ऐसा बता रहा है कि बताइए क्या होगा उसका फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर तो रिमेन जैसा मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट रहेगा, ये बात तो है। तो यहाँ से इस केस में इसका P1 कह देते हैं, और वॉल्यूम उसने क्या बोला है कि कंटेनर वॉल्यूम V है, तो दोनों का इक्वल है, तो इसका भी V होगा और इसका भी V होगा, यही होगा। तो P1 को अगर हम P ले लेते हैं, मतलब ठीक है P1 अगर निकालना भी है तो P1 इक्वल टू, क्योंकि इस समय का इसका प्रेशर कितना होगा, क्योंकि वो बोला है कि नाउ द पिस्टन इज स्लो, if the piston is released the gas fills the slowly container uniformly, find the final pressure। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, तो इनिशियल प्रेशर PIV n नंबर ऑफ मोल्स था, T ले लीजिए, तो P इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, nRT/V, कुछ इस तरह का। P फाइनल कितना होगा, टेम्परेचर तो रिमेन कांस्टेंट ही रह रहा है, तो या P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में भी जा सकते थे। तो P फाइनल इक्वल टू 2V nRT, तो P फाइनल इक्वल टू nRT/2V, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक गड़बड़ी ये हो गया कि मैंने इसको क्या कहा कि सोच द सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम V, तो पूरा वॉल्यूम V है, मैंने यहाँ पर वहां पर V है तो मैंने VV ले लिया, जो कि इसका V/2 ऐसा होगा। तो वहां पर ये V/2 जैसा इसको दिखा दीजिए, तो अब क्या होगा कि 2 यहाँ पर रहेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P फाइनल इक्वल टू यहाँ पर 2V नहीं केवल V आएगा। तो फाइनल वॉल्यूम बच्चों nRT/V, सॉरी फाइनल प्रेशर जो पूछा गया था वो रहेगा, टेम्परेचर तो रिमेन उसका कांस्टेंट है ही है। तो ये बात समझ में आया, तो इस क्वेश्चन से हम आपको ऐसा समझ सकते हैं। फिर उसको कह रहा है कि नाउ द पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस एक्सटर्नली बैक टू द इनिशियल पोजीशन, देन फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा। तो अब उसके बाद क्या होगा कि उसमें आपका ये सब बदलेंगे, और वहां पर क्या होगा कि फाइनल प्रेशर कितना है nRT, और अब मतलब अभी जब एक्सपैंड करने के बाद अब जब उसको जब भेजेगा तो PV⁻⁴ गामा कांस्टेंट, इस इक्वेशन के इसमें जाएगा, क्योंकि आइडियाबेटिकली उसका मतलब गैस के लिए है और स्लोली उसको जब कर रहा है तो ऐसा उसमें आएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन पर जब जाएगा तो यहाँ से देखिए कि अभी कितना है P फाइनल, मतलब उसके लिए जैसे कि इसको अगर आप सबस्क्रिप्ट में 2 कह देते हैं और उसको थर्ड पोजीशन बोल देते हैं, मतलब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं P2V2⁻⁴ गामा इक्वल टू P1V1⁻⁴ गामा, सॉरी 3 इसको कह लेते हैं। और फाइनली जब जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा V/2, और P3 चाहिए, P2 का वैल्यू ये तो इतना है nRT/V। तो आ जाइए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, nRT/V V⁻⁴ गामा यहाँ से होगा, और ये वाला P3 चाहिए, और उस समय उसका V/2⁻⁴ गामा। तो P3 का जो वैल्यू आएगा तो V⁻⁴ गामा V⁻⁴ गामा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा nRT/V⁻⁴ गामा। तो ये आपका फाइनल प्रेशर जो आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें एक तो फाइनल प्रेशर ही आ गया, अब दूसरा इसका क्या पूछा था कि इसका फाइनल टेम्परेचर बताइए। तो इस बार पहले बार तो थर्मल एक्सपेंशन था तो उसके चलते टेम्परेचर नहीं हुआ, लेकिन जब स्लोली इसको लेकर जा रहा, तो स्लोली वर्ड का मतलब क्या है कि उसमें एक वर्ड यूज किया ना, पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस्ड एक्सटर्नली बैक टू द इनिशियल पोजीशन, मतलब कि वॉल्यूम जो उसका V था V से V/2 पे लेके भेज रहा है, तो आइडियाबेटिकली हो रहा है। तो उस समय टेम्परेचर का
एडियाबैटिक वाले में क्या होता है, जैसे कि पी वी रेस्ट टू दी पावर गामा हम ऐसा कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसके जगह पर अगर पी के जगह पर nRT बाई वी लिखेंगे तो टी बाई मतलब सारा कांस्टेंट होने के बाद टी वी रेस्ट टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा होगा। तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं T1 V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन ऐसा। तो टेम्परेचर तो T था ही था, V1 हमारा कितना था, मतलब V1 मतलब उस स्टेट से हो रहा है जब वो पूरा गैस फिल कर गया होगा ऐसा। तो V होगा, तो V रेज टू दी पावर गामा माइनस वन, T2 हमें चाहिए, V2 उसका V बाई टू गामा माइनस वन हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V रेज टू दी पावर गामा माइनस वन को तो खत्म ही कर दीजिए, तो T2 इज इक्वल टू T टाइम्स ऑफ 2 रेज टू दी पावर गामा माइनस वन। तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो समझ में आया बच्चों फ्री एक्सपेंशन में, इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा था टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा। इस क्वेश्चन के पीछे समझाने का मतलब यही था कि जब थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब एक तरफ में कुछ वहाँ पर फ्री एक्सपेंशन जो होता है, थर्मल एक्सपेंशन नहीं, जो फ्री एक्सपेंशन होता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होता है। उसके बाद क्या क्या कहानी चलते रहता है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा कि देयर आर टू वेसल्स, ईच ऑफ देम इज कंटेन द 1 मोल ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस। तो इसको तो पहले बना ही लिया जाए, और मोनोएटॉमिक गैस बोला है तो अलर्ट रहिएगा कि CV और CP का वैल्यू, खास करके CV का वैल्यू इज 3/2R होता है, और ईच हैविंग द n moles. There are the two vessels, each of them is contain the 1 mole, 1 mole, 1 mole ऐसा है। Initially the volume of the gas is the each vessel is the 8.3 into 10 raised to the power 3। दोनों के पास सेम वॉल्यूम भी है, मीटर क्यूब ऐसा, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 300 केल्विन, 300 केल्विन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द ईच ऑफ द वेसल। इसको भी देते हैं, और हीट दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में देते हैं। In one of the vessel, the volume of gas is doubled without a change in the internal energy। एक क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब हीट देने पर क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम डबल हो गया और इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ। किसका, फर्स्ट चैम्बर का, जो वेसल 1 है, और वेसल 2 है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं हुआ पहले वाले में, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो डेल्टा Q कितना हो गया, डेल्टा W, और उसमें क्या बोला है कि इसका वॉल्यूम डबल हो जा रहा है। तो जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा। तो जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा तो उसमें हम वर्क डन तो निकाल सकते हैं कि आइसोथर्मल के लिए, उसके लिए क्या होता था वर्क डन, nRT ln V2 बाई V1, और उसका डबल करा तो V2 डबल हो गया होगा, तो 2V/V, ऐसा ये कहानी चल रहा होगा। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप देखेंगे कि nRT ln 2 हो जाएगा ऐसा। अभी फिर क्या कह रहा है दूसरे वाले के लिए, यहां तक तो पढ़ लिए थे बच्चों। In one of the vessel, the volume of the gas is doubled without changing the internal energy, whereas the volume of the gas is the held constant in the second vessel। तो सेकंड वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहा है, तो इसके चलते एक बात होता है कि वर्क डन क्या होगा, बोलिए, 0 होगा। तो यहाँ से डेल्टा U इज इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा, डेल्टा Q, और वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है तो उस समय कितना होता था इसका वैल्यू, NCV डेल्टा T। दूसरे वाले के लिए मतलब चेंज इन टेम्परेचर तो अब होगा ना, वर्क डन नहीं हो रहा लेकिन हीट दे रहा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो तो आइसोथर्मल पे ही चला गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हेल्ड कांस्टेंट इन द सेकंड वेसल, द वेसल आर नाउ कनेक्टेड टू द अलाउ टू द फ्री मिक्सिंग ऑफ द गैस। ऐसा करने के बाद खोल दिया और कहा कि चलो लेट्स मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द फाइनल टेम्परेचर
एंड द प्रेशर ऑफ द कंबाइंड गैस सिस्टम। तो देखिए फाइनल टेम्परेचर इज द 300, इनका कितना है 300 से, मतलब जब मैं इसको हीट दे रहा था तो ये टेम्परेचर हमारा आ जाएगा, तो फिर उन दोनों को मिक्सिंग होने के बाद उन दोनों का मीन टेम्परेचर ले लेंगे, यही होगा ना, दोनों मोनोटोमिक गैस ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि NCV डेल्टा टी, एक बात है तय है कि वहां पर जो हीट बोला है, जो उसको हीट दे रहा है, किसको, इस वाले को हीट दे रहा है फर्स्ट वेसल को, और जो सेकंड वेसल को हीट दे रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों हीट इक्वल दे रहा है। सो वी कैन एज्यूम दैट कि डेल्टा क्यू यहाँ का जो होगा और ये जो डेल्टा क्यू यहाँ का होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या? जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो nRT ln2 इक्वल टू, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, n CV के जगह पे बोलो 3/2 r, पहले इसलिए आपको बता दिया था कि 3/2 r, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो यहां से तो पहले मुहूर्त में NR तो अपने घर चले गए, क्यों बच्चों, T का वैल्यू इस 300 है क्योंकि वहां का तो है ही है, डेल्टा T फाइनल हमें लेकर आना है, तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ln2 मतलब T का वैल्यू 300 है, और ln2 का बच्चों कितना होता है 0.693, ये बताया होगा, तो 0.693 ये ऐसे आ जाएगा, और 3/2 इंटू डेल्टा टी है, तो 3 से 100 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 69 इंटू 3, तो 0.6138। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा डेल्टा टी, और पहले कितना था 300, तो अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, मतलब सेकेंड चैम्बर का जो टेम्परेचर है 138.6 प्लस 300, ये समझ में आया क्या? मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इतने से टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है 138, जो ये सब हीट सप्लाई किया ना सेकेंड चैम्बर में, तो उसके पास 138.6 होगा, ये 8 है 0.6 नहीं, ऐसा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 438.6 केल्विन। तो चेंज मतलब फाइनल टेम्परेचर इसका 438 है और इसका 300 है। तो जब उसको मिक्सिंग करेगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, उन दोनों का मीन, मतलब कि ये वाला गेन करेगा, वाला रेस्ट करेगा, दोनों में 1 इक्वल अमाउंट में ही है, खाली हीट ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा के लिए क्या होता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 300 प्लस 438.6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 738.6/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 36.9.3 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर वुड बी 369.3 केल्विन। एक तो ये हो गया। अभी फिर पूछा है किसका, तो फाइनल टेम्परेचर तो ये हो गया, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, डबल हो गया होगा, 8.3 इंटू 10⁻³ इसका है और 8.3 इंटू 10⁻³ इसका है। तो फाइनल अगर हमें निकालना हो उसका, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि इसका फर्स्ट केस में यहाँ पे अलर्ट रहना है कि जब इसको हम जब हीट दे रहे थे तो इसका वॉल्यूम V से 2V हो गया था गैस का, और इसका V रहा था, तो याद रखिएगा, मतलब V दोनों में 2V है क्योंकि उसको आइसोकोरिक पे कर रहा था, तभी तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वर्क डन मैंने 0 लिया था। तो जब फाइनली आप इसको देखेंगे तो फाइनल वॉल्यूम में 2V प्लस V होगा, ऐसा ना कि डबल हो, ठीक है, मतलब वॉल्यूम V होगा लेकिन गैस छोटे से पार्ट में होगा, कहीं पूरा गैस वो एज्यूम वो नहीं किया होगा, तभी तो बता रहा है कि V से उसको 2V कर दे रहा है, या मतलब मूवेबल पिस्टन होगा तो उसका बढ़ा होगा या घटा होगा। खैर क्वेश्चन की वो बात है तो उसमें तो ज़्यादा और नहीं कर सकते। तो अब इसका फाइनल टेम्परेचर अगर देखना हो तो P फाइनल V फाइनल इक्वल टू NR फाइनल टेम्परेचर इस 369, यही होगा। तो P फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, N नंबर ऑफ मोल्स शायद मेरे ख्याल से 1 है, तो 1 हो गया, 1 है या 2 है देख लीजिएगा। There is the 2 vessels, each of the contain 1 मोल, हम पहले ही मार्क कर रखा था। R का वैल्यू 8.31 होता है इंटू 369, इसको ऐसा कर लेते हैं, और वॉल्यूम के लिए 2V प्लस V,
तो वॉल्यूम भी उसी फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए 8.31 369 अपॉन 3V 8.3 इंटू 10⁻³ की मैंने, तो 8.3 कैंसिल हो गया, ऊपर से देखेंगे तो 113 आ जाएगा, 369 है और अच्छा 69 तो 123 ना, 123 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो इसको स्टैंडर्ड मतलब जो इसका होता है पावर 5 वाले में, तो 1.23 इंटू 10⁻5 पास्कल फाइनल टेम्परेचर होगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि जब भी इस तरह का थर्मल एक्सपेंशन और उसका वॉल्यूम डबल हो रहा है तो क्या करेंगे, ये इसके लिए तो इसको आप अपना समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि 2 moles of the helium gas undergoes the cyclic process as shown in assuming the gas be ideal, calculate the following quantities in the process. The net change in the heat energy, पहला तो net change in the heat energy, दूसरा the net work done, तीसरा net change in the internal energy। तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा। ये उल्टा देना चाहिए था, पहले उसको देता फिर इसको देता फिर इसको देता, तो रिवर्स हो गया है। खैर, तो साइक्लिक प्रोसेस जैसे ही देखे तो आपकी आंखों में क्या आना चाहिए, चमक, क्या कि इट इज द इंटरनल एनर्जी विल बी 0। ऐसा क्यों होता है कि जहां से देखो होता क्या है कि जहां से चला था फिर वहीं आ गया। जैसे अभी आपको कभी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है ना कि जहां से चले फिर वहीं आ गए, मिला क्या, या क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा बहुत बार आता होगा कि जो आपने किया फिर से वहीं से एजम्पशन किया फिर वहीं पर मिल गया। तो क्वेश्चन में तो कुछ मतलब आपका बना नहीं, हिला नहीं वो क्वेश्चन, जहां था वहीं रहा। तो वैसे ही है कि अगर आप मतलब कुछ काम नहीं करते, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ और कुछ भी नहीं करते, जैसे आप एक मॉर्निंग उठे, जो भी आप टेम्परेचर हीट हो आपका होगा, अगले मतलब पूरे दिन कुछ ऐसा कुछ जैसे आपको लगे कि मैंने कुछ किया नहीं, तो जब अगले मॉर्निंग जब उठिए तो क्या देखेंगे कि फिजिक्स का सिलेबस तो ऐसे का ऐसा ही, मैथ का ऐसा ही है, केमिस्ट्री का ऐसा ही है, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं ना कि मतलब कुछ काम हुआ नहीं, तो इंटरनल एनर्जी कुछ बढ़ा नहीं। मतलब इंटरनल एनर्जी इन द सेंस कि अभी जो पीसीएम की बात अगर कर रहे हैं वो उसमें आप कितना उस दिन कितना गेन और लूज कर रहे हैं। तो वही टेम्परेचर के लिए जहां से वो चला था वहीं पर आ गया, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, फिर से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो उसी का फायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर कुछ हुआ नहीं होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0 फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। One thing is very clear in the cyclic process, it should be internal energy will be no change in the internal energy. Okay, so here is looking for A B, एरो गलत बना रखा है, ऐसे जाएगा ना A B C D A। तो कह रहा है कि बताओ कि नेट चेंज इन द हीट एनर्जी। तो वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगाकर देखिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्लू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो 0 है। तो आप वर्क डन अब निकाल लीजिए, जितना प्रोसेस है यहाँ से डब्लू ए बी प्लस डब्लू बी सी प्लस डब्लू सी डी प्लस डब्लू डी ए। एक क्वेश्चन ये रह गया था, उसी के लिए बोला था कि बताऊंगा। तो देखिए ए टू बी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है, और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आप ए बी के लिए तो पी डेल्टा वी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा वी का तो कुछ चेंज इन वॉल्यूम है नहीं, तो हम जानते थे, इसको स्मार्टली लिख लेते थे एन आर डेल्टा टी, एक तो हो जाएगा। फिर डब्ल्यू बी सी को लिए देखिए, मतलब वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी। तो यहाँ पर 400 केल्विन है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ से 2 atm से 1 atm हो जा रहा है, तो आइसोथर्मल के उस कैटेगरी में है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, एन आर टी एल एन P1 बाई P2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि एन आर पता होता है, एन आर टी एल एन V2 बाई V1 होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर P1 बाई P2 हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के लिए। अब C2D देखिए, तो फिर से वो क्या होगा कि वहाँ पर 400 to 300 हो रहा है, 1 atm पे वो सेम है, लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ।
तो वहाँ का P2 इंटू डेल्टा वी होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब फाइनली D2 है, कौन उल्टा पुल्टा बनाया है भाई, ऐसे जाएगा ना D2 है। तो आइसोथर्मल फिर अगर होगा वहाँ पर nRT, तो उसके लिए कितना हो जाएगा ln, तो 1/2 मतलब फाइनली इसका 1 ATM से 2 ATM जा रहा है, तो 1/2 आप ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए अगर पहले वाले के लिए वर्क डन P1 मतलब इस WAB के लिए अलग अलग निकाल लें, तो 2 ATM है, बाद में इसका वैल्यू रख देंगे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, या इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्या, क्योंकि इसलिए ज़रूरत नहीं है बच्चों कि उसमें से क्या होगा NR डेल्टा T, मतलब कि इसमें P डेल्टा V के जगह पर यहाँ से हम ऐसे ही लिखेंगे ना NR डेल्टा T इक्वल टू P डेल्टा V, तो उस पर NR डेल्टा T जितना होगा तो इसके जगह पर NRT डेल्टा T होगा। तो एक चीज़ ऐसा समझ सकते हैं कि NR डेल्टा T ये WAB वाला है, और यहाँ C से D देखिए इसको, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ भी NR डेल्टा T होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 300 से 400 हो रहा है, वहाँ से 400 से 300 होगा, तो एग्जैक्टली एक दूसरे के निगेटिव होंगे। मतलब ये समझ में आया मैंने क्या बोला, NR जितना भी है 2 मोल्स है तो 2 मोल्स ले लीजिए, और R का वैल्यू 8, और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 400 माइनस 300 तो 100 होगा। ठीक, दूसरे वाले में P डेल्टा V के लिए अगर इससे जब आ रहा होगा ये, तो यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि NR डेल्टा T, तो 300 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा -7। अल्टीमेटली इन दोनों का सम ही निकालना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये तो 0 की तरफ गए। तो ये इसमें से 2 वर्क डन में से 4 में से तो 2 तो 0 हो गए। अब उसमें यहाँ पे अलर्ट रही कि NRT, तो यहाँ पर B to C वाले में NRT हो रहा है, तो उस समय का टेम्परेचर कितना है इसका 400 केल्विन। ठीक, और दूसरे वाले में जब D2A जा रहा है तो उस समय उसका कितना है 300 केल्विन। ठीक है, तो इसको जब हम अलग से इसको बता देता हूँ कि जो वर्क डन हम टोटल देख रहे हैं यहाँ से, तो ये तो 0 हो गया, फिर NRT के लिए स्पेशल लिख देता हूँ कि 400 पे हुआ था पहला वाला, और ln वहाँ से कितना था कि V2/V1, तो उसको हम लिख सकते हैं P1/P2, तो उसका 2 ATM था 2/1 हो जाएगा। दूसरा वाला भी 0 है, और नेक्स्ट उसके बाद NRT के जगह पे 300 ln, तो यहाँ से 1/2, तो ln2 और ln 1/2 में रिलेशन पता है, उसको निगेटिव ln2 लिख लेंगे, बाकी का ln यहाँ से 400 NR ln2 माइनस 300 ln NR ln2। ये निगेटिव क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि 1/2 था तो उसका माइनस यहाँ से आ जाएगा, 400 माइनस 300 कितना हो गया 100 NR ln2। अब नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिए, 2 मोल है या 1 मोल है, 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चों 2, तो 100 इंटू 2 इंटू 8.31। या इसमें भी ये भी थोड़ा बढ़िया लग रहा है, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। हाँ, NR के जगह पर R उसको लिख लेते हैं, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप उसको कैलकुलेशन को देखिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको 200 R इंटू ln2, ऐसे ln2 का वैल्यू पता है 0.693, R का वैल्यू पता है, तो इतना आपका जूल मिलेगा। तो जो पूछा था इसमें कि वर्क डन कितना होगा, तो बी वाले पार्ट का आंसर मैंने बोला था कि उल्टे कट उसमें चलिए, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, नेट वर्क डन कितना होगा बच्चों, तो उधर दिया हुआ है, और नेट चेंज इन हीट एनर्जी, तो वहाँ पर डेल्टा Q इक्वल टू कितना है डेल्टा W, तो जो भी डेल्टा W आएगा वो आपका डेल्टा Q होगा। तो हम ऐसा जानते थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था कि जितना भी हम हीट देते हैं सब वो वर्क डन में चला जाता है, तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि इसी वैल्यू को डेल्टा Q के भी इक्वल होगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर इसके बाद।
कह रहा कि 2 मोल ऑफ हीलियम गैस are initially at a temperature of 27 degree centigrade and occupy a volume of 20 liter. The gas is the first expand at constant pressure until the volume is doubled. Okay. Constant pressure and volume is double. तो है ना कलाकारी, ऐसा नहीं होता था, ऐसा आइसोथर्मल मतलब रहता था तब होता था इनिशियल टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर भी वहाँ से बढ़ रहा है. तो द गैस इज द फर्स्ट एक्सपैंड एट द कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द वॉल्यूम इज डबल. ठीक है. देन अंडरगोज द एडियाबैटिक चेंज until the temperature of return to its initial value. तो sketch the process on the PV diagram. Okay. तो इस PV diagram को देखते हैं कि पहले क्या हुआ क्या, कि केस 1 कर लेते हैं पहले कि at constant pressure V से उसको 2B भेजा है, यही किया है ना. तो सबसे पहले तो हमें जो डायग्राम और फिर उसके बाद केस 2 में क्या किया है, एट एडियाबैटिकली द चेंज अंटिल द टेम्परेचर रिटर्न टू द इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ से जब V से कर रहा है तो यहाँ से मान लीजिए कि T1 से T2 कर रहा है. वैसे तो टेम्परेचर क्योंकि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है तो टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, 300 से 600. क्योंकि देखिए PV इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nRT होता है. तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, वॉल्यूम को शिफ्ट कर रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा ना. तो वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी आपका डबल हो जाएगा. तो एडियाबेटिकली क्या करा कि ओरिजिनल टेम्परेचर, तो मतलब कि 600 केल्विन टू 300 होगा. तो उस चक्कर में फिर क्या होगा कि प्रेशर उसका जितना भी होगा फिर वो भी चेंज करेगा. तो बाकी वो सब पूछ रहा है कि स्केच द फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ द PV डायग्राम, व्हाट आर द फाइनल वॉल्यूम प्रेशर, वो तो पूछ ही रहा है, एंड व्हाट वर्क डन बाय द गैस. तो ये नहीं कि अब V से 2B गया है तो 600 से 300 हो रहा है. तो वहाँ पर क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा 2V से पता नहीं कितना होगा, उसको पता करना है क्योंकि एडियाबेटिकली हो रहा है ना. ठीक है. और प्रेशर तो सी बात है कि प्रेशर जो वहाँ पर तब तक P था तो P से भी वो भी कुछ बदलेंगे. ठीक. तो ये सब काम करना है. तो सबसे पहले देख लें कि ओरिजिनली हमारा प्रेशर कितना है. एक बात तो मतलब ठीक है कि एट कांस्टेंट प्रेशर V से 2B हो रहा है और फिर उसके बाद कुछ एडियाबेटिकली हो रहा होगा. मतलब अगर ग्राफ की जहाँ तक बात है बच्चों, तो ग्राफ तो आपका ऐसा देखो होगा कि फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ से V से 2B जा रहा है, तो V से 2B जा रहा है ऐसा, और फिर उसके बाद एडियाबेटिकली चेंज हो रहा है, A से B गया और फाइनली C पे ऐसा हुआ. तो ये वाला वॉल्यूम आप यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो 20 लीटर है, तो 20 इंटू 10⁻³ सो 40 इंटू 10⁻³ और फाइनली यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का सॉरी वॉल्यूम जो होगा वो कुछ और होगा. इस पे 20 इंटू 10⁻³ 40 इंटू 10⁻³ और जो इसका वॉल्यूम होगा वो कुछ पता करना है. अच्छा, उस समय का प्रेशर कितना होगा, हुआ तो ऐसा ही ना, मतलब ग्राफ तो यही बनेगा जो PV का जो मांगा हुआ है उन्होंने, लेकिन ग्राफ में पूरा डेटा चाहिए होता है. तो यहाँ पर तो 2 डेटा है, तीसरा डेटा ये फाइनल वॉल्यूम के लिए मांग रहा है और ये वाला प्रेशर के लिए कर रहा है. तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि फर्स्ट मतलब इस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT लगा लें और वहाँ से फाइनल प्रेशर ले, मतलब स्टार्टिंग का प्रेशर ले लें. 2 मोल है तो यहाँ से 2 कर लेते हैं. R का वैल्यू 8.3, टेम्परेचर कुछ 300 है, वॉल्यूम 40 लीटर था या 20 लीटर था, 20 लीटर था. तो 20 इंटू 10⁻³ उसको मीटर क्यूब में करने के लिए, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10⁻² हो जाएगा ये चीज़. तो इसका जो प्रेशर आएगा 0.3 है, तो 3 3 या 9 और 24 है ऐसा, तो 2.49 इंटू 10⁻5 पास्कल. तो अब इसको 2.49 है तो कुछ यहाँ पर राउंड ऑफ करके चलो 2.49 ही ले लेते हैं. तो यहाँ का आ जाएगा 2.49 इंटू 10⁻5. तो इसको मैं बड़ा सा ऐसा बना देता हूँ.
अच्छा, उसको जीरो भी सेम टाइम नहीं कर सकते क्योंकि उसका वॉल्यूम तो कुछ नॉन जीरो है ना। ऐसा तो वॉल्यूम डबल हुआ था और प्रेशर जो अभी लेकर आए थे 2.49 इंटू 10⁵ पास्कल ये प्रेशर का है और यहाँ से वॉल्यूम है। तो 20 इंटू 10⁻³ 40 इंटू 10⁻³ ऐसा। तो प्रेशर इतना है और फाइनली यहाँ का हमें अब निकालना है, यहाँ का ऐसे। ऐसा तो यहाँ का प्रेशर चाहिए। तो वॉल्यूम उसका वहाँ से जैसे 40 हुआ तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि PV रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बोल रखा है ना कि एडियाबेटिकली फिर जा रहा है। गैस इज द फर्स्ट एक्सपैंड एट कांस्टेंट प्रेशर डबल देन द अंडरगोज द एडियाबेटिक चेंज अंटिल द टेम्परेचर रिटर्न टू द इनिशियल वैल्यूज। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ से हम ये तो निकालने का बहुत सारा तरीका है। TV रेज़ टू द पावर गामा -1 कांस्टेंट, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो टेम्परेचर पहले कितना था 600 से उसका वैल्यू कितना आ जा रहा है ओरिजिनली, जैसे इसने कहा ना कि टेम्परेचर रिटर्न टू द इनिशियल वैल्यू। तो टेम्परेचर रिटर्न टू द पहले तो 600 था तो वहाँ से 300 हो गया ये चीज़। V1 कितना था 40 इंटू 10⁻³ रेज़ टू द पावर गामा -1 और दूसरे जगह वहाँ से अगर देखा जाए तो V2 गामा -1 वही पता करना है। तो यहाँ से 300 202 हो गया। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन गामा -1 अपॉन 40 इंटू 10⁻³ तो जो गामा का वैल्यू है यहाँ पर वो कितना है 5/3। तो V2 गामा का वैल्यू 5/3 है तो 5/3 माइनस अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 और 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 40 इंटू 10⁻³ अब 2 रेज़ टू द पावर 3/2 का वैल्यू 2√2 होगा, यही होगा। तो अब उसको आप 2√2 को 80 इंटू 1.4 कर लीजिए तो जितना आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए या चाहे तो यहीं भी छोड़ देते हैं, लेकिन अभी और कैलकुलेशन होगा क्योंकि फाइनल प्रेशर भी निकालना है ना, तो उसके लिए भी आपको करना होगा। तो V2 के लिए बच्चों यहाँ से इसको देखिए तो कितना जाएगा 2√2 तो 80 इंटू 1.414 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से अगर करेंगे तो 8 4 जा 32 3 1 8 4 जा 32 प्लस 1 ना 3 और 8 3 11 तो ऐसा 330 है तो एक जीरो को हटा लीजिए। चलो उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने जीरो का वैल्यू एक उधर है तो वहाँ से हो जाएगा। उसी के टर्म में कर देते हैं मीटर क्यूब, तो वहाँ से आपको समझ में भी आते रहेगा क्योंकि अभी जो इसका 20 था 40 था और उसका एक्सपेंशन ही एक तरीके से हुआ तो 113.12 हो गया। तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं 113.12 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये देखिए इसका वॉल्यूम के लिए तो ये हो गया। तो जैसे उसने पूछा था, उसने क्या पूछा था कि स्केच द प्रेशर एंड PV डायग्राम, व्हाट आर द फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस।
तो ठीक है, तो अभी प्रेशर ऑफ द गैस वॉल्यूम लेकर आए, तो अगर हम PV रेज़ टू दी पावर गामा अगर लेकर चलें, इस वाले को लेकर चलें, तो हमारा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रेशर कितना था 2.49 इंटू 10⁵, और उसको एडियाबेटिकली चेंज करना है, तो उसमें कितना हो जाएगा, तो आ जाइए उसको निकालते हैं। तो PV रेज़ टू दी पावर गामा इज कांस्टेंट, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि P1 V1 रेज़ टू दी पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू दी पावर गामा। तो P1 के लिए 2.49 इंटू 10⁵ वॉल्यूम, उसका कितना था, कुछ 40 था, और उसमें ये भी इसको देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये था V2 का 2⁻³ तो इसको रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ये वाला 2⁻³, क्योंकि फाइनली तो वहाँ से 40 है, तो डिवीजन होगा तो 2⁻³ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको V1 को आप 40 इंटू 10⁻³ ही रखिए। प्रेशर आपको पता करना है, तो 2⁻³ इंटू 40 इंटू 10⁻³ गामा। तो P2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2.49 इंटू 10⁵ इंटू, देखो यहाँ से 40 ये जब हटा तो 2⁻³ एक बचेगा, ऐसा, और गामा का वैल्यू इसका 5/3 है। तो उसको जब करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और उसका वैल्यू मतलब अगर यहाँ से देखें 3/2 2⁻³ इंटू 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। तो 5/2 का मतलब पूरा 2 हो जाएगा और एक √2 होगा, तो मतलब आप कह सकते हो वहाँ से कि 4√2 इसका वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में। ये सब हटने के बाद कुछ आएगा 4√2। तो बहुत कर सकते हैं, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब उसका कैलकुलेशन तो आप या तो कैलकुलेटर से आप करके देखिए, ऐसे इसको मान लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2.49 को 2.5 कर लेते हैं, तो 2.5/4 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.625, और इसका 1/√2 का वैल्यू होता है रेडीमेड वैल्यू 0.707, ठीक है। तो इंटू 10⁵5 पास्कल, तो इसको जब आप करिएगा तो कुछ मिलेगा, तो वो कितना होगा 6×7 = 42 होगा। तो यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 0.42 के आसपास ऐसा बोल सकते हैं, इंटू 10⁵5। तो प्रेशर इसका आप यहाँ से देखिएगा तो एक कम हो जाएगा, तो फाइनल प्रेशर जो मांगा था तो 0.42 इंटू 10⁵5 पास्कल, तो इसका आ गया, ठीक है। तो जिसका था कि फाइनल वॉल्यूम बताओ एंड फाइनल प्रेशर बताओ ऑफ द गैस, तो फाइनल प्रेशर तो आपका यहाँ से निकल कर आ गया। अब पूछ रहा व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द गैस, तो उसको निकालने का दो तरीका है कि वर्क डन या तो आप इस प्रोसेस में कितना हुआ, तो इसका आप एरिया ही ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो वो आपको वहाँ से ऐसा मिल जाएगा। लेकिन एरिया में इसके कर्व के बारे में नहीं पता, तो इससे हम क्या करेंगे कि पहला वाला तो क्या हो रहा है, ये मतलब कि आइसोबारिक है, तो इस वाले में के लिए वर्क डन के लिए क्या होता था, और ये वाला तो एडियाबैटिक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एडियाबैटिक के लिए कि NR T1 - T2 अपॉन गामा -1, ऐसा तो मिल जाएगा। और दूसरा कि यहाँ से इसका P इंटू डेल्टा V कर लीजिए, तो इक्वल टू NR डेल्टा T आ जाएगा, ऐसा। तो दोनों से इसका वैल्यू पुट करके उसको निकाल के लाया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स उसका कितना है 2, R का वैल्यू, अच्छा हमें तो वॉल्यूम डायरेक्ट पता है, तो उसकी टेम्परेचर में क्यों जाए, हम यहीं से बता सकते हैं आइसो मतलब चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो 2.49 इंटू 10⁵5 और 20 इंटू 10⁻³
तो इसको 2.49 को अगेन 2.5 अगर ले लें और 10⁻², हो जाए तो 2.5 इंटू 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, या 2.5 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 50, तो 5000 जूल। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा कुछ आ जाएगा कि 5000 जूल आ जाएगा यहाँ से। दूसरा कि एडियाबैटिक उसका निकालना है तो T1 माइनस T2, तो उसका टेम्परेचर वहाँ से कि कुछ 600 था, जब यहाँ से यहाँ 300 यहाँ था, यहाँ का 600 था ना टेम्परेचर, और यहाँ का कितना था 300। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा NR का वैल्यू। तो वर्क डन इस पार्ट का निकाल लेते हैं एडियाबैटिक के लिए। NR T1 माइनस T2 अपॉन दूसरा क्या था बच्चों, गामा -1। तो मोनोएटॉमिक गैस है तो 5/3 - 1 हो गया। NR का वैल्यू 2, 8.3, टेम्परेचर 600 माइनस 300। तो यहाँ से कितना हो गया 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर गया, 8.3 इंटू यहाँ से 300 और आ गया, तो 900 इंटू 8.3। तो एक जीरो यहाँ से हटा लीजिए, तो 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72, 72 प्लस 2 इज 74, और जीरो और लगा देते हैं तो 7470। तो पहले वाले में आया था 5000, अभी कितना आया 7470। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, तो उन दोनों का ऐड कर ले, 5000 प्लस 7470, तो कितना हो जाएगा 0 7 4 12 12,470 जूल। ठीक, ये बात आपको समझ में आया होगा कि उस तरह के इंडिकेटर वाले में कि कैसे करेंगे, P डेल्टा V और इस तरह का है। ठीक है, एक आ जाइए और फटाफट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ द हुज द प्रोसेस इक्वेशन इज गिवन बाय P इक्वल टू V0 1 प्लस V0 बाई V स्क्वायर। हियर P0 and V0 are the constant when the volume of the gas is changed from V2 to V0. Find the change in the temperature of the gas. P0 V0 उसका कांस्टेंट है। तो ऐसा तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब वॉल्यूम बदल रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है क्या, नहीं, वो भी बदल रहा है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसको इनिशियल P1 कर लेते हैं, जब V0 होगा तो इसका V0 1 बाई V0 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, कुछ V0/2 यही होगा ना, जैसा वो बता रहा है उस हिसाब से तो यही होगा P1 का वैल्यू। जब V पर होगा तो, और P2 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से V0 1 प्लस V0 का V0 होगा, V के जगह पे 2 V0 रखेंगे, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो इसमें कितना जाएगा 4/5 V0। तो अभी तो बदल रहा है, जब V0 से 2 V0 हुआ तो प्रेशर भी P1 से P2 हुआ, V0/2 to 4/5 V0 हुआ। तो हमें बताना है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि P1 V1 इक्वल टू NR 1 मोल दोनों में गिवन है T1, और P2 V2 इक्वल टू NR T2। अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो सिंपल ही मिलेगा। हमें क्या चाहिए T2 माइनस T1, वाट एवर द मॉड ले लेंगे जो चेंज चाहिए उसको। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन NR, ऑफ कोर्स ये भी होगा P1 P1 अपॉन NR। तो N तो यहाँ पर 1 है तो इसका वैल्यू तो हो गया R, इसको ऐसे रख लीजिए T2 माइनस T1। और P2 के लिए अच्छा उसी R के टर्म में भी ये आंसर है, तो ठीक है। तो P2 के जगह पे कितना लिख लिया जाए, ये वाला 4/5, तो ठीक है, तो 4/5 और V0 उस समय कितना था, V2 का वैल्यू इस 2 V0, तो यहाँ से लिख लीजिए
वी नॉट माइनस P1 के जगह पर वी नॉट बाई 2 है, तो वहाँ पे वी नॉट नहीं, फिर P नॉट होना चाहिए ना, यहाँ पे P नॉट होना चाहिए, P नॉट होगा, P नॉट होगा और P नॉट होगा, 4/5 P नॉट, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो आएगा नहीं। और यहाँ से करेंगे तो P नॉट बाई 2 और V1 के जगह पे V नॉट है, ऐसा। तो यहाँ से 4/5 0.8 इंटू 2 करेंगे तो 1.6 और 1/6 P नॉट V नॉट माइनस 0.5 P नॉट V नॉट अपॉन R। तो 1.6 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना हो गया, 1.1 P नॉट V नॉट बाई R, तो उतना ही होगा। 1.1 को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 P नॉट V नॉट बाई R, तो यही गिवन है। यहाँ पर एरर था लिखने में, P इक्वल टू P नॉट बाई इतना, ठीक है। तो उसका वैल्यू 1.1 P नॉट V नॉट बाई R, तो 1.1 को चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, P नॉट V नॉट बाई R। तो ये समझ में आया क्या? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, केवल आपको ये सब डराने के लिए ये सब भर के रखा था कि ऐसा होगा तो क्या होगा, है कुछ नहीं। आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने आप को आंसर आपको मिलते जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा कि फॉर अ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम द प्रोसेस द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड एज अ न्यू गैस लॉज is given that P is equal to AT square by V. Here is T is a constant. Here A is a constant. A ऐसे अल्फा था ये, चलो A लिख दिया तो यही मान लेते हैं। Find the work done by the system in this process when the pressure remains constant and temperature changes from T naught to 2 T naught. ठीक है, तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, और तो जो अब वर्क डन के लिए जो आप ले देकर एक ही जानते हैं ना काम, वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, dW इक्वल टू P इंटू DV, बताइए यही होगा ना। तो P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AT स्क्वायर जैसा वो बता रहा है अपॉन V इंटू DV, ये चीज़ ऐसा। लेकिन टेम्परेचर भी अपना कलाकारी दिखा रहा है कि T नॉट से 2 T नॉट के पास जा रहा है, ठीक है। तो AT स्क्वायर बाई V DV, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते थे कि यहाँ से P इक्वल टू, मतलब मान लीजिए P को तो अभी रहने दीजिए, जैसा काम होगा P यहाँ से V2 माइनस V1, ये भी होगा। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, तो हम प्रेशर को प्रेशर ही छोड़ देते हैं, इसको हटा लीजिए, प्रेशर को प्रेशर छोड़ दीजिए, और यहाँ से कितना हो जाएगा कि V इक्वल टू AT स्क्वायर बाई P लिख सकते हैं, प्रेशर तो रिमेन कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, V1 इक्वल टू कितना होगा, AT1 स्क्वायर ओवर P, और V2 कितना हो जाएगा, AT2 स्क्वायर ओवर P। तो अच्छा उसको 2 T नॉट बोला है, तभी वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा T1 वैसे बोल भी रखा है तो ज़्यादा, लेकिन T1 का वैल्यू कितना था, T नॉट, तो इसको हम रेडीमेड इसका वैल्यू लिख ही देते हैं, इसको कि आत्मा को क्यों भटकाया जाए। तो यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं AT नॉट का स्क्वायर ओवर P, और यहाँ से V2 के जगह पर AT नॉट, T के जगह पे 2 T नॉट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 T नॉट बाई P। तो P हो गया, V2 के जगह पर कितना लिख लें 4, अरे भाई A नॉट नहीं होगा, A खाली है, वो कांस्टेंट है। यहाँ से 4A T नॉट बाई P माइनस V1 के जगह पे A T नॉट स्क्वायर बाई P, तो P से हाई वाई करके निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3A T नॉट का स्क्वायर, तो वही इसका यहाँ पर आंसर दे रखा है 3A बाई
3a इंटू टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर मिल गया, तो आसान था काफ़ी। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन और है इस तरह पर। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 310 अंडर द आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कि नो वर्क डन। तो डेल्टा डब्लू यहाँ से शून्य कह सकते हैं, और डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस शून्य। तो जो भी डेल्टा क्यू का वैल्यू आएगा, और मतलब कि आइसोथर्मल डेल्टा यू का वैल्यू कितना होता है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। और उसका वर्क डन क्या बोल रहा है बच्चों कि हीट इज सप्लाई टू द गैस, वर्क डन तो शून्य है, उसमें हीट इज सप्लाई टू द गैस इन दिस प्रोसेस इज 25 आर। तो जो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वही इंटरनल एनर्जी में हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आर। फिर कह रहा कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन बाय द गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस फ्रॉम 310 केल्विन टू 300 केल्विन एडियाबेटिकली। 300 टू 300 केल्विन एडियाबेटिकली। तो एडियाबेटिकली फिर जब होगा तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। तो एडियाबेटिक होगा तो डेल्टा यू इक्वल टू फिर से बोलिए क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो शून्य है, कौन सा एडियाबेटिकली में हीट जीरो है, तो डेल्टा डब्लू इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, माइनस ऑफ डेल्टा यू, यही ना। और डेल्टा यू का वैल्यू कितना होगा, एन सी वी डेल्टा टी, और एन सी वी डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 25 आर। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं अगेन 25 आर विथ निगेटिव। तो वर्क डन मतलब ऑन द गैस फिर होगा, और होगा उसका आंसर कितना है 25 आर। और पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज, मतलब 310 तो हो रहा है डिक्रीज, तो 25 आर मतलब कि माइनस ऑफ माइनस होगा ना, फिर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस उसका वर्क डन कितना हो जाएगा 25/R। तो इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जहाँ कि आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है और आपका वहाँ से निकल कर आते जाएगा। ठीक है, ये तो था बच्चों फ्री एक्सपेंशन वाले ऑफ द गैस पर था। दूसरा, अब जो हम टॉपिक जो आपसे डिस्कस करने वाले थे वो था आपका पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक में ऐसा होता है कि जब भी हम उसके कॉन्सेप्ट के लिए, चलिए आइए उसे देखना चालू किया जाए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी बता रखा हूँ, लेकिन पूरा आज डिटेल में बता देता हूँ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम जब भी उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका वैल्यू वो रिमेन कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ भी चेंज अगर हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू सी रिमेन कांस्टेंट होगा। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते थे ना, मतलब बेसिकली Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया था कि इसके C के दो एक्सट्रीम वैल्यू होते थे। एक एडियाबैटिक में अगर देखा जाए तो C का वैल्यू कितना होता था, शून्य, क्योंकि एडियाबैटिक में चेंज इन टेम्परेचर मतलब हीट का एक्सचेंज कुछ होता नहीं था फॉर एडियाबैटिक के लिए, ऐसा। और यहाँ पर C इक्वल टू इन्फिनिटी होता था आइसोथर्मल के लिए। तो उसी से बचने के लिए हमें दो इस तरह का निकाला था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डी डब्ल्यू, ऐसा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या लिखते हैं या डी क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, मेन तो हीट से ही रिलेटेड है ना। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा। तो डी क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, इन जनरल सी है, डेल्टा डब्ल्यू, अच्छा डेल्टा डब्ल्यू दो बार लिख दिया, डी यू ना, ऐसा डब्ल्यू। तो यहाँ से एन सी वी डेल्टा टी होता है, इसके बारे में तो पहले से पढ़ रखे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस समय आपको डेल्टा यू सी वी ऐसा लेते हैं। और सी वी के बारे में आपको याद होगा, ये आपको बताया था कि R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। जिन बच्चों को दिक्कत है तो जाकर ठीक पीछे वाला लेक्चर देखें, जो अभी है इसके ठीक पीछे वाला लेक्चर देखें, तो वहाँ पर आपको ये सब बातें डिटेल में बताया था कि सी वी का वैल्यू कैसे होता है। डी डब्ल्यू के अगर बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, P इंटू डी वी, यही कुछ होगा, क्यों।
तो और पी डेल्टा वी के जगह पर फिर आप एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से वो आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो खैर मामला इस बार थोड़ा अलग है, मतलब वो नॉर्मल वाला नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, P इंटू डेल्टा वी हुआ, और आई यहाँ से अगर हम इसको हटा देता हूँ, ये समझ में आया कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ा, क्योंकि एक तो जीरो है, एक इन्फिनिटी है। तो इन जनरल कोई बहुत सारे ऐसे दुनिया में होंगे ना प्रोसेस कि जो उसको C का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक अपना होगा, मतलब एक तो CP CV वैल्यू होता ही है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो अभी लिया था पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि CV का वैल्यू 3/2R, CP का वैल्यू 5/2R, अगर मोनोएटॉमिक गैस है। डायटॉमिक गैस है तो उसके बाद 5/2R और 7/2R, ये सब बातें हैं हमारे पास। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस कि जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ना बदल रहा हो, लेकिन और उसका मतलब कि अगर बदल रहा हो लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बदल रहा होगा तो C और इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो इसी के बारे में अब देख रहे हैं कि वो C क्या हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उसके लिए निकाल के ला रहे हैं। और आई जहाँ तक इसकी बात है, हम P V इक्वल टू हम nRT, इसको आइडियल गैस इक्वेशन जहाँ तक हमें जानते हैं, तो इसके लिए हम ये जानते थे ना, P इंटू डी वी प्लस डी पी इंटू वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, इस तरह का। तो यहाँ से अगर हम n को जब आगे जब हटाएंगे तो वहाँ से कितना हो जाएगा, C का जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा इक्वल टू सी वी, मतलब डेल्टा टी तो चलो यहाँ से n डेल्टा टी इन दोनों का तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ पर तो जाके बैठेगा वो, और कितना होगा P डेल्टा वी n R n डेल्टा टी, ऐसा होगा। तो n डेल्टा टी का वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे तो C इक्वल टू सी वी P डी वी, n डेल्टा टी का वैल्यू P डी वी प्लस डी पी वी अपॉन R। तो R को आप यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए। तो बेसिकली यही है आपका, ये है आपका पॉलीट्रॉपिक का, मतलब कैसा भी कुछ होगा आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद हो रहा होगा कि एक एडवांस का क्वेश्चन लिया था, वो ठीक उस पर था। तो वहाँ से वो आपको मिला था C इक्वल टू सी वी के जगह पर आप चाहो तो R अपॉन गामा -1 लिख सकते हैं, और पी वी रेस टू दी पावर n, गामा नहीं पी वी रेस टू दी पावर n, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऐसा है, मतलब कह देता है आपसे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप बच्चों बेस बना के रखना, जब भी आपको डाउट हो इसको आप पकड़ के रखना, इस एक्सप्रेशन को, वो आपका काम करके चुटकी बजाते हुए निकल कर दे देगा। तो पी वी रेस टू दी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो जब वहाँ पर वो सब ये सब ज़्यादा करें, ये सब P इंटू डेल्टा भी, मतलब उसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पी वी रेस टू दी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी पी वी रेस टू दी पावर n, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहाँ से पी एन वी रेस टू दी पावर n-1 इक्वल टू 0, और सॉरी डी वी का अपना वैल्यू होगा। तो इसमें अगर आप ये सब अपना काम करते रहें, जैसे कि वी एन है या डी पी, फिर वापस वी एन पी एन वी रेस टू दी पावर n ओवर वी इंटू डी वी, तो v का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या v रेस टू दी पावर n कॉमन आप वहाँ से उठा सकते हैं, तो dp और v का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जीरो सब तरफ जाना है, तो यहाँ से p हो जाएगा और n टाइम्स ऑफ v p dv इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक n बचा हुआ है, तो वहाँ से आप dp बाई dv का वैल्यू कुछ लिखेंगे तो n के टर्म में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन ये आया है, इसी को मैं मतलब आगे और आप अपना काम करते रह, मतलब कि करेंगे आप जाकर, उसमें अगर कहीं बुक वगैरह से आप पढ़ते होंगे तो आप जाकर एक्सप्रेशन को जब आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ एजम्पशन करके यहाँ से लाया हुआ है, और C इक्वल टू सी वी, ये तो देखो मेन है, यहाँ से ही मतलब बाकी आगे काम होगा। तो इसीलिए कि इसको तो मैं बता दिया। अब कोई प्रोसेस ऐसा बोलता है कि इस प्रोसेस से जा रहा है, पी वी रेस टू दी पावर n कॉन्स्टेंट है, तो उसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, मतलब उसका C का जो वैल्यू होगा, तो सी वी तो हो गया, प्लस यहाँ से कितना होगा R का एक, जैसे कि R1 बाई गामा -1 है, तो यहाँ से हो जाएगा R
1 माइनस एन, जो एक्सप्रेशन है ना पी डेल्टा वी अपॉन दिस, ये वाला, तो इसका जब वहाँ से वैल्यू करेंगे, जो मैं इसको कर रहा था, ये नहीं बच्चों, जो ये वाला एक्सप्रेशन कर रहा था, तो वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो सी का जो एक्सप्रेशन इन जनरल मिलेगा, सी वी, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं आर 1 माइनस गामा अपॉन आर 1 माइनस एन, ऐसा होगा। समझ में आया? जो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा वो आपको ये मिलेगा। तो ये बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि आपको ज़्यादा उसका भी महत्व समझ में नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि पी वी के कांस्टेंट, ऐसे कोई प्रोसेस चल रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, v माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब के इस तरह का। तो यहाँ पर n का वैल्यू देखिए अभी कितना है, -1, और मोनोएटॉमिक डायटॉमिक कुछ भी बोल सकता है, मान लीजिए कि मोनोएटॉमिक गैस ही बोल दिया, और कहता है कि जरा बताओ तो c का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम चुटकी बजाते ही अब कर सकते हैं, c इक्वल टू r, गामा का वैल्यू कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, तो 1 माइनस 5/3 ऐसा होगा। और सी वी इक्वल टू गामा -1, पूरा वैसे निगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पर गामा -1 बच्चों, 1 माइनस गामा नहीं। ठीक है, तो 5/3 इसको हटा देता हूँ। तो क्या होता है, बोर्ड बदलता है एक स्लाइड एक दूसरे से, तो 1 माइनस गामा बिकम टू गामा -1 या गामा -1 ऐसा चेंज हो गया। खैर ठीक है, तो अभी इसमें से n का वैल्यू आप देखेंगे क्लियरली क्या है आपके पास, -1, और यहाँ से गामा का वैल्यू, तो यहाँ से r, गामा का वैल्यू है 5/3 -1, तो 1/3 हो गया, प्लस r 1/n, n का वैल्यू कितना था -1, तो +2, तो 3r प्लस r/2, तो कितना हो जाएगा 5/2r। तो आसानी से निकल कर आ गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो आपको चुटकी बजाते ही मिल जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक समझ में आया आपको कि क्या होगा या कैसे हुआ। तो देखो n का जो वैल्यू है और उसमें गामा का के लिए है, मतलब इसी चीज़ को मैं ग्राफिकली भी बता सकता हूँ कि पी वी है, तो आइसोथर्मल होता है तो n का वैल्यू 1 होता है इसमें। जैसे क्या होगा, p रेज़ टू दी पी वी इक्वल टू nRT अगर होता है तो आइसोथर्मल है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से तो 1 ही पावर मिला। फिर उसके बाद अगर फिर जैसे कि एडियाबैटिक अगर है तो n का वैल्यू वहाँ पर गामा अगर रहेगा ये होगा ऐसा। फिर उसके बाद ऐसा, और इसमें इसको भी आप बोल सकते हैं कि अगर वो कांस्टेंट है तो उसमें कुछ मतलब v का पावर अगर 1 2 अगर इस तरह का हो तो और क्या होगा, और n का वैल्यू अगर यहाँ से 0 होगा तो ये आपका कांस्टेंट का आइसोबारिक वाला हो जाएगा, और n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगा तो एडिया मतलब आइसोकोरिक हो जाएगा। तो n का वैल्यू ज़्यादा और कम। अच्छा, ये कैसे सब हो पा रहा है आप जैसे देखेंगे कि पीछे वाले एक्सप्रेशन में अभी जो मैं बता रहा था यहाँ से, तो यहाँ से देखिए डी पी वी एन पी डी वी है। तो अभी हम अगर मान लीजिए कि डी पी बाई डी वी का वैल्यू लिखना चाहते हैं, डी पी बाई डी वी का वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -NP/V। तो एन ए है ना, तो अगर डेल्टा वी का वैल्यू अगर वो कांस्टेंट है आइसोकोरिक वाला था, मतलब उसी से पता चल रहा है n का वैल्यू कैसे 1 होगा 2 होगा 3 होगा या इन्फिनिटी होगा। तो अगर डेल्टा वी का वैल्यू कुछ नहीं है उसमें एक्सचेंज हो रहा है, तो n का वैल्यू कितना आने लगेगा इन्फिनिटी। आइसोबारिक में उसमें डेल्टा पी में अगर 0 है, मतलब एक्सप्रेशन डी पी ओवर डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ n, मतलब n जो उसका पावर था p/v। अगर डेल्टा p ही 0 है तो n का वैल्यू 0 होगा, डेल्टा v अगर 0 है तो n का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। n का वैल्यू अगर आइसोथर्मल अगर है तो उसमें n का वैल्यू p/v, खाली आपको nRT वाला जो pv इक्वल टू nRT करेंगे तो वहाँ से देखेंगे तो मिलेगा n रेज़ टू दी पावर गामा, pv रेज़ टू दी पावर गामा, तो एडियाबैटिक के लिए है।
आइसोथर्मल और ये आपका एडियाबैटिक। तो n का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो और जेंटल ग्राफ होगा, n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इस तरह का ग्राफ होगा। तो इस तरह का आप अगर इन जनरल कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं तो इसमें पॉलीट्रॉपी के लिए आप ऐसा इसको कुछ कुछ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि अमाउंट Q of heat is the added to the monatomic gas, ideal gas in the dynamic process. In a process, gas expand and does work Q/2. क्या कर रहा है कि in the process gas expand and does the work Q/2 on its the surrounding. What is the molar specific heat capacity of the gas in this process? So ठीक है, तो उसने वर्क कितना किया बच्चों? Q/2। तो du इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? du इक्वल टू dq माइनस dw। तो du इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, इसमें q इसको हिट दिया और यहाँ से Q/2 एक्सपैंड करने में हुआ, डज वर्क। तो यहाँ से कितना आ गया? Q/2 और ये आपका NCV डेल्टा T। तो Q के लिए आपको पता होता है NR मतलब NC डेल्टा T, यही तो चाहिए हमें क्योंकि Q का इन जनरल वैल्यू तो यही है ना, NC डेल्टा T। NCV डेल्टा T ऐसा मिल गया। तो डेल्टा T N अपने घर चले गए और ये CV वाला है। तो यहाँ से C का वैल्यू कितना मिल गया? 2 ऑफ C। तो CV तो 2 मीन्स 3R/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 3R। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी इन दिस प्रोसेस में कितना आ गया? 3R। तो ये बात समझ में आया? तो इसका एक पहला नमूना आपने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो इसमें होगा 3R। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये सब है आपका एन आइडियल गैस द मोलर हीट कैपेसिटी CV and constant volume, find the molar heat capacity of the gas as a function of the volume V if the gas undergoes the following process. तो T इक्वल टू T नॉट e⁻⁴ है। तो अभी आपको C जो बताया था उधर कि CV प्लस R PdV प्लस dPV, इस तरह का बातें बताया था। तो T इक्वल टू T नॉट e⁻⁴ है और उसका वैल्यू तो आप CV को आइडियल गैस है, मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसको आप R/γ-1 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। चलिए तो आ जाइए, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि T इक्वल टू मतलब इसमें चाहिए तो हम क्या जानते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन पहले ही बोल रखा है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो PV nRT के जगह पर क्या लिख सकते हैं? T नॉट e⁻⁴ ऐसा। अब अपने काम पे लग जाए, मीन्स TPV प्लस PdV इक्वल टू nRT नॉट ∝V को आगे लेकर आइए। e⁻⁴ आगे क्यों? पावर थोड़ी ना, एक्सपोनेंशियल का e⁻⁴ होगा और ∝V का करेंगे तो अल्फा इंटू dV। तो मतलब dPV PdV इक्वल टू nRT नॉट अल्फा e⁻⁴ dV ऐसा होगा। इसको ले जाकर इधर रख दे, CV R P dV और इसका रेडीमेड वैल्यू कितना हो जाएगा? nR T नॉट अल्फा e⁻⁴ dV। अल्फा तो है ही है, देखो R से R तो चला जाएगा, उसमें P का भी वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। P का वैल्यू कितना हो जाएगा? nRT नॉट e⁻⁴ तो इसको अभी छोटे सा में ऐसा लिखा जाए CV R P के जगह पर nRT ओवर nRT नॉट e⁻⁴ बाई क्या नाम है उसका? V अपॉन ये पूरा कहानी
एन आर टी नॉट अल्फा ई रेस्ट टू द पावर एल वी डी वी, ऐसा, और डी वी तो एक वहाँ भी है, तो देखेंगे डी वी ई रेस्ट टू पावर अल्फा वी अल्फा नहीं, अल्फा बचा रहेगा, फिर एन आर टी नॉट, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कि आपके पास डिनोमिनेटर में मतलब वी नीचे की तरफ हो जाएगा और यहाँ से एक अल्फा बचेगा। तो सी का जो वैल्यू होगा बच्चों, सी इक्वल टू सी वी, यहाँ से आर और इसका वैल्यू एन अल्फा, सॉरी एन वी नहीं, एन वी तो कैंसिल हो गया, अल्फा वी ऐसा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो इसका सी का आएगा, मतलब वहाँ पर कुछ भी रख लो आप, सी वी अगर होगा तो आप आर अपॉन गामा माइनस 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आर अपॉन एल वी। तो जो आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट बात बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वॉन्ट बी चेंज व्हेन द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर will, so here you can say that when the moment the volume will change, so specific heat capacity will also change, because here is the V in the denominator, so V will change, so C will also change, so we can say that it is not polytropic process, so it is non-polytropic process. Tropic प्रोसेस, ये नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो ये बात समझ में आया बच्चों। सेम काम हम इन महाशय के लिए भी कर सकते हैं, किसके लिए, P इक्वल टू पी नॉट ई रेस्ट टू दी पावर अल्फा बी, तो वहाँ पर तो आ गया था आर के लिए, तो इसलिए नहीं हुआ। तो आपको समय देता हूँ कि आप भी ट्राई करिए, आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए और फिर ट्राई करिए, तो फिर आप देखेंगे कि आपको करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो आ जाइए, हम अब भी मज़ा करते हैं थोड़ा। वहाँ पर कितना था, P इक्वल टू पी नोट ई रेस्ट टू दी पावर अल्फा बी, और आइडियल गैस इक्वेशन फिर से है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, और साथ ही साथ हमें जो निकालना है उसको दिखा देते हैं। सी हमें ये निकालना है, तो सी वी इक्वल टू आर पी डी वी ओवर पी डी वी प्लस डी पी पी वी, इसका वैल्यू चाहिए। तो इस बार कितना हो जाएंगे वो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी के जगह पर पी नॉट ई अल्फा वी अगर लिखते हैं तो ठीक है। तो इस बार तो पी इक्वल टू पी नॉट में डायरेक्टली है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी का हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, मतलब उसके बिना हो जाएगा, मतलब ज़रूरत होगा वैसा नहीं जैसा कि हम कर रहे हैं। तो डी पी इक्वल टू पी नॉट ई रेस्ट टू दी पावर अल्फा वी का करेंगे तो अल्फा, और वी का करेंगे तो डी वी। तो क्यों ना वहाँ पर रख दिया जाए, सी इक्वल टू जो चाहिए था सी वी, आर पी के जगह पे ये पी नॉट पूरा परिवार इनका रख लीजिए एल पी, डी पी के जगह पे पी नॉट ई अल्फा वी, ओ डीवी तो डीवी रहेगा, उसके जगह पे क्यों रखेंगे, मतलब पी नॉट की जगह पे आ गया वो तो कैंसिल होगा, यहाँ से डीवी हो गया, उसमें पी के जगह पे रख दिया पी नॉट ई अल्फा वी, और पी अगेन इज द सेम स्टोरी, पी नॉट ई रेस्ट टू दी पावर अल्फा वी इंटू डी वी प्लस डी पी, तो डी पी के जगह पे ये रखेंगे पी नॉट ई अल्फा वी इंटू अल्फा इंटू डी वी। तो देखिए, तो अल्फा वी पी नॉट, अच्छा उस सी को क्यों समेट लिया, थोड़ा स्पेस बना लिया जाए इसके लिए, ये तो आउटसाइड ऑफ इट है ना, कैंसिल करने में दिक्कत होगा, यहाँ से सी हमें ये चाहिए। तो देखिए यहाँ से पी नॉट डी वी ई अल्फा वी, ये सब तो हाई बाय करके चले गए, तो बचा क्या हमारे पास सी वी प्लस आर, अल्फा वी भी क्या है, तो 1 प्लस अल्फा, सी का वैल्यू ऐसा होगा डीपी। ठीक है, इसमें एक और है कि ये जो v का जो वैल्यू है छुपा हुआ है, यहाँ पर v का वैल्यू रह गया है, तो v और है, तो देखो तो यहाँ पर फिर से वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ रहा है ना, सी वी इक्वल टू 1 प्लस आर 1 प्लस वी अल्फा। तो और पिछले बार में क्या आया था, यहाँ पर अल्फा बी, खाली अल्फा बी था,
1 प्लस अल्फा भी है, तो इसका फ़र्क यही है। तो ये भी क्या है, नॉन पॉलीट्रॉपिक है वो, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो सी का वैल्यू बदल जाएगा ना, तो बदलना नहीं चाहिए था। नॉन पॉलीट्रॉपिक, तो इसमें पूछा जा सकता है कि पॉलीट्रॉपिक है या नॉन पॉलीट्रॉपिक है, तो इस चलते ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाई पी इक्वल टू के वी ए, अल्फा होगा ऐसे, वेर के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉर विच दिस प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी बिकम 0। ओके, तो वो हमें प्रोसेस ही चाहिए इस बार। तो यहाँ पर देखिए कि पी वी रेज टू द पावर माइनस ए कह सकते हैं क्या, के, और सी का वैल्यू क्या होता था, सी वी प्लस, यहाँ से अगर देखा जाए तो आर पी डी वी अपॉन, ये आपको तो ऐसे बताया होगा, या लिख देता हूँ एक बार इनके सम्मान में, वी डी पी ऐसा। तो इसका बॉल वैल्यू इस बार 0 है, सी वी आर अपॉन गामा माइनस 1 इस तरह का, प्लस इसका इसके जगह पर हम, आपको पता होगा कि हम इसको ऐसे भी लिखते थे, आर गामा माइनस 1 प्लस आर 1 माइनस एन। इसका अर्थ था एन के जगह पर यहाँ पर क्या है, ए माइनस है, तो कितना हो जाएगा, आर अपॉन 1 प्लस ए ऐसा। आर आर अपने घर चले गए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि गामा माइनस 1, मतलब इसका उधर से उधर करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, इक्वल टू माइनस ए माइनस 1, तो माइनस वन गया, तो आर गामा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए ऐसा। तो प्रोसेस का नाम क्या होगा बच्चों, पी वी रेज टू दी पावर, बोलिए, पी वी रेज टू दी पावर ए का वैल्यू माइनस ए के जगह पर गामा है, तो एडियाबैटिक इस तरह का प्रोसेस होगा। तो अगर 0 हो जाता है तो, और एडियाबैटिक में आप जानते ही थे कि उसका जो वैल्यू होता है वो, मतलब एडियाबैटिक वाले में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 0 हो जाता था, आइसोथर्मल में इन्फिनिटी होता था ना, तो उसके लिए आपने देखा, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि द n मोल्स ऑफ द मोनोटॉमिक आइडियल गैस अंडर गोइंग टू द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस अलोंग द पाथ सोन इन द फिगर, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में से स्टेप 2 में जा रहा, द गैस प्रेशर एट द स्टेट 1 इज द पी नॉट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट इज अप्लाई टू द गैस। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर तो अभी V1 से V2 है, यही हो रहा है ना, तो ठीक है। तो अगर आप यहाँ से अगर आप देखिए पी नॉट और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन है n मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस है, और ऊपर से आप देखिए कि जिसका पी नॉट है या जो इसका एक्सिस है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम ओरिजिन से पास वाले इक्वेशन को क्या जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू एक्स, इसी फॉर्म में जानते हैं। तो p इक्वल टू के टाइम्स ऑफ v हो जाएगा क्या। तो यहाँ से ऐसा क्या बोल रहा है कि p v रेज टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। तो अभी इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखे थे, c इक्वल टू कितना होता था, सी वी प्लस, मतलब वो कहानी ना लिखकर r गामा माइनस 1 में लिख सकते हैं, या यहाँ से आप r इज 1/n लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू जो पीछे भी लिया था, तो सी वी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2r, और r के जगह पर r ले सकते हैं 1 - n, वहाँ पर उसका वैल्यू -1 है, तो यहाँ से कितना हो गया 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2r, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू। तो और उसका प्रेशर P है ही है, ठीक है। तो इसमें अगर dq का वैल्यू अगर चाहिए, मतलब कि इसमें क्या फाइंड है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू इट, तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से n नंबर ऑफ मोल्स है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c इंटू डेल्टा टी, यही होता है। तो यहाँ से n c के जगह पे 2r और डेल्टा t के जगह पे T2 - T1। तो अगर T2 - T1 हो जाए तो हमारा काम निकल कर आ जाएगा। तो आइए फटाक से देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और है कि वो P1/V1, मतलब V1 V2 का वैल्यू दे रखा है, तो उसी के टर्म में निकालना होगा, क्योंकि वहाँ से P इज समथिंग टाइम्स ऑफ के V था ना,
जो इक्वेशन लिखा था, तो P1 V1 इज भाई P2 V2 ऐसा लिख सकते हैं। और ओरिजिनल टेम्परेचर P0 है, V1 है, यहाँ से NR T1, T1 टेम्परेचर तो आपको फटाक से मिल जाएगा P0 V1 अपॉन NR, और T2 निकालने के लिए आपको फिर P2 चाहिए होगा। तो P2 इक्वल टू हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, P1 V2 ओवर V1। तो यहाँ से जब अगर करेंगे कि P2 के जगह पर ये P0, क्योंकि P1 हमारा P0 है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 ओवर V1, ठीक, इनटू V2, क्योंकि फिर से P2 V2 मतलब ऐसा लगाएंगे ना, P2 V2 इक्वल टू NR T2। तो यहाँ से जब NR T2A हो गया, तो T2 का वैल्यू कितना हो गया, P0 V2 का स्क्वायर ओवर V1 NR ऐसा, और T1 का वैल्यू ऐसा हो गया P0 V0 अपॉन NR। तो जो वर्क डन हम उसका जो हीट के लिए है जो चाहिए था, dq इक्वल टू n इंटू 2c, सॉरी 2c नॉट, इस r लेकर आए थे ना 2r, यही तो उसका कैलकुलेशन था 2r, और यहाँ से हमें क्या चाहिए था T2 माइनस T1। तो T2 के जगह पर P0 V2 का स्क्वायर अपॉन P1 NR माइनस P0 V1 अपॉन NR। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, NR अपने घर चले जाएंगे तो इनको भेज दीजिए 2, और यहाँ से अगर आप एलसीएम वगैरह कुछ लेंगे तो P0 को आप बाहर ले सकते हैं, वहाँ से 2 P0 बाहर हो जाएगा, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन, यहाँ से इसका नाम बोल दीजिए V1, क्योंकि V1 इधर गया होगा। तो DQ का वैल्यू बच्चों इतना आपका निकल कर आ गया, ठीक है। अब जहाँ तक रहा वर्क डन निकालने के लिए, उसका दूसरा प्रोसेस कितना था, कहा था कि बताओ वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन जहाँ तक आपको निकालना है तो उसके लिए क्या होता है कि du इक्वल टू डी क्यू प्लस, ऐसे ग्राफ भी था, ग्राफ से भी देख सकते थे, नॉट नेगेटिव है ये। तो dw का जो वैल्यू होगा वो dq माइनस dv, तो nc डेल्टा t, du के जगह पर ncv डेल्टा t ऐसा होगा, तो nc माइनस cv अपॉन डेल्टा t। तो nc के जगह पे तो 2r था, cv के जगह पे 3/2r था, तो 2r माइनस r/2, और अभी चेंज इन टेम्परेचर निकाल कर लाए हैं T2 माइनस T1, तो वो भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो nr/2 यहाँ से मिलेगा, और T2 माइनस T1 का जो वैल्यू था यहाँ से nr/2 मतलब P0, ये वाला वैल्यू P0 V2 स्क्वायर, तो P0 मतलब देखो फिर से nr अगर बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ से P0 V2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं nr/2 P0 V2 का स्क्वायर अपॉन V1, और यहाँ से P0 V1 अपॉन NR, और यहाँ पर NR है P0 V2 का स्क्वायर, तो यहाँ से NR कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर NR/2 भी था, तो हाँ, तो 1/2 और P0/2, तो यहाँ से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर V1, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा, और पीछे वाला आपका हीट आ जाएगा। तो इसमें ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला n टाइम्स ऑफ C माइनस CV इंटू डेल्टा टी, और दूसरा P0/2 इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई V1। ठीक है बच्चों, तो अभी 2-3-4 क्वेश्चन और रह गया, 28, 29, 30 ये सब। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इन 3-4 क्वेश्चन को पक्का बताऊंगा, आप चिंता मत करिएगा, और बाकी का समझाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो और आपको नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ लाएंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।